भारत के दोनों तरफ चाइना और पाकिस्तान भारत के ऊपर आंख टिकाए, वो तो ठीक ही चल रहा था। तो अचानक अग्निवीर लाने का जरूरत क्या थी? होम अफेयर्स में रिजर्व कर देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रिजर्व कर देंगे, पीएसयू में रिजर्व कर देंगे। तो ये रिजर्वेशन एक सर्विसमैन के लिए भी था, लेकिन ये देखा गया है कि जहां पे इंडियन आर्मी एक रिक्रूटमेंट का जॉब का एक बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी था इंडियन आर्मी के पास। नमस्कार साथियों, 14 जून 2022 को डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया और उसके विरोध में पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन अचानक से 10 साल का जो मिनिमम शॉर्ट सर्विस पीरियड था, 10 से 14 साल भी नौकरी कर सकते थे हमारे नौजवान भाई, अचानक से 4 साल क्यों कर दिया गया? अचानक से ये घटाया क्यों गया? बजट में इतना कम खर्चा क्यों किया जा रहा है आर्मी के ऊपर? इसका एक्चुअल कारण क्या है, पूरा केस स्टडी के साथ आज के वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस वीडियो को 2 हिस्सों में मैं बांटूंगा। एक है नेशनल सिक्योरिटी, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका प्रोटेस्ट का कारण क्या है। देखिए, आर्मी में जाने का 2 तरीका था। एक है परमानेंट कमीशन, दूसरा है आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन तो है जैसा है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होता था और इस रिक्रूटमेंट के तहत जो नौजवान जाएंगे, मिनिमम सर्विस पीरियड होता था 10 साल और चाहे तो 4 साल का एक्सटेंशन भी ले सकते थे, यानी कि 14 साल भी कर सकते थे वो। और ये 10 और मिनिमम एज जो था वो 20 साल था, मैक्सिमम एज था 27 साल, यानी कि एप्लीकेशन एज। तो मान के चलिए 25 साल में अगर कोई जाते हैं तो 14 साल यानी कि 38 साल तक वो 39 साल तक या 24 साल में जाते हैं तो 38 साल तक एक लॉन्ग पीरियड के लिए वो सर्विस कर पाते थे, अच्छा खासा अमाउंट जमा कर पाते थे, अपना घर बार परिवार सब कुछ सेटल कर सकते थे। लेकिन अचानक से एज भी घटा दिया गया, 17.5 से 21 साल में भी कोई अगर जाएंगे तो 4 साल नौकरी करेंगे, 25 में बाहर। 25 साल में तो नौकरी करने जाता ही है सब कोई, तो वो 25 साल में खुद को जॉबलेस फील कर रहे हैं और इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। तो यहां से सवाल आता है कि सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, तो अचानक अग्निवीर लाने का जरूरत क्या थी? जरूरत क्या है, यही समझने के लिए देखिए नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट का अगर बात किया जाए तो बेसिकली आपको समझना होगा, आज से 200-300 साल पहले पूरा कंप्लीटली वॉर का जो सिनेरियो था आज के डेट पे वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज से 200-300 साल पहले जंग जीती जाती थी सैन्य बल के ऊपर, यानी कि जिस ग्रुप में या फिर जिस सैन्य बल में जितने ज्यादा सिपाही होंगे वही सैन्य जीतेगी, यानी कि वही देश जीतेगी। लेकिन आज के डेट पे ये कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अगर चेंज नहीं हुआ रहता तो इजराइल जैसा एक छोटा सा देश जो कि कंप्लीटली अरब कंट्री द्वारा घेरा हुआ है, दुश्मन देशों द्वारा घेरा हुआ है, लेकिन वो डट के खड़ा है अपना टेक्नोलॉजी की बदौलत। इजराइल का डिफेंस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में बेस्ट क्लास माना जाता है। हर एक प्रोग्रेस देश, हर एक उन्नतशाली देश इजरायली डिफेंस सिक्योरिटी यानी कि साइबर सिक्योरिटी हो या डिफेंस सिक्योरिटी हो, वो खरीदना चाहता है। और इजराइल इसी डिफेंस सिक्योरिटी, इसी डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर ही इतना डट के खड़ा है आज। अगर नहीं रहता तो इजराइल का हो सकता है अस्तित्व ही नहीं रहता। तो यहां पर बात आता है टेक्नोलॉजी का। तो टेक्नोलॉजी का अगर बात किया जाए, आप अगर रिसर्च डेवलपमेंट कीजिएगा, आपको चाहिए होगा फंड्स। तो थोड़ा फंड्स पे भी नजर डाल लेते हैं। 2021-22 का अगर फंड का बात किया जाए तो भारत के जो टोटल डिफेंस बजट का फंड था आर्मी के लिए, उस फंड में 39% फंड अलॉट किया गया है सैलरी के लिए, यानी कि 39% फंड खर्चा हो चुका है सैलरी पर्पस के लिए, सैलरी देने के लिए। 34% खर्च हुआ है आपका पेंशन देने के लिए, 7% खर्च हुआ है मेंटेनेंस पर्पस के लिए, 9% खर्चा हुआ है आपका अदर्स एक्सपेंडिचर कुछ था, और 11% हम लोग खर्च किए हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट और परचेजिंग, यानी कि नया इक्विपमेंट्स खरीदने, नया हथियार खरीदने के लिए। आप सोचिए, भारत जैसा इतना विशाल एक देश, जिस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, कुछ सालों में हम लोग दुनिया के सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री हो जाएंगे, उस देश के महज कुल मॉडर्नाइजेशन खर्चा कितना है? 11%, जहां पे अमेरिका का वो 60% से भी ज्यादा है, और भी देशों से और देशों का और भी ज्यादा है, लेकिन भारत का 11% है। दोस्तों, इसी एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए कि आने वाले दिन में भारत एक वर्ल्ड सुपर पावर के तौर पे खड़ा रहे और कल के दिन पे अगर कोई फुल फ्लेज्ड वॉर हो जाता है तो भारत
डट के उसका सामना कर सके, हम लोग को चाहिए अत्याधुनिक हथियार। दोस्तों, ये आप भली भांति जानते हैं कि अगर फुल फ्लेज्ड वॉर शुरू हो जाता है तो कोई भी देश किसी का भी सपोर्ट में नहीं आता है। सब कोई सपोर्ट उसी को करता है जो ताकतवर है। नहीं तो यूक्रेन के साथ क्या हुआ? यूक्रेन सोचा था कि अमेरिका सपोर्ट करेगा, यूरोपियन कंट्री से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं किया दोस्तों फ्रंट पे आकर। ताइवान के साथ क्या हुआ? जो बाइडेन कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिए कि अगर चाइनीज आर्मी अगर ताइवान के ऊपर चढ़ाई करती है तो अमेरिकन आर्मी भी उसके साथ होगा, ताइवान के साथ होगा। लेकिन जैसे चाइना से इसका अपोज किया गया, जो बाइडेन 2 मिनट में पलट गए और अमेरिका की तरफ से बोला गया कि चाइना का वन चाइना पॉलिसी को अमेरिका एक्सेप्ट करता है, अमेरिका मानता है। यानी कि अमेरिका यह मानता है कि ताइवान एक चाइना का ही अभिन्न अंग है। अब देख रहे हैं दोस्तों, 2 मिनट में पलट जाता है सब कोई। और जहां पे बात रहा रशिया का, तो रशिया भी अगर चाइना से कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रशिया न्यूट्रल हो जाएगा, ना वो चाइना का साथ देगा ना इंडिया का साथ देगा। ये मेरा मानना है, आई होप आप भी मुझसे सहमत होंगे। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, कल को अगर जब इन भारत के दोनों तरफ चाइना और पाकिस्तान, भारत के दोनों तरफ चाइना और पाकिस्तान भारत के ऊपर आंख टिकाए है एकदम कि भारत को किस तरह से नस्तनाबूद किया जा सके, उस तरह से हम लोगों को भी टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ना होगा। तो यहीं से शुरुआत होता है अग्निवीर की। अग्निवीर का कारण क्या है? एक तो बजट में कट करना कि उस बजट से हम लोग खरीद पाए अत्याधुनिक हथियार। तो आप सोचिएगा, तो ठीक है बजट में तो कट कर ही दिए, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या प्रॉब्लम था भाई? वहां पर शॉर्ट सर्विस कमीशन में प्रॉब्लम यह था कि बहुत सालों से 20-30 साल के रिसर्च में पाया गया है कि आर्मी की एज जितनी ज्यादा होगी उतनी ही कैजुअलिटी के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। जो आज की डेट पे भारत के इंडियन आर्मी का एवरेज एज है 32 ईयर्स, वहीं पर अगर थोड़ा कम उम्र के आर्मी रहेंगे, 23-24 साल की उम्र के आर्मी रहेंगे, तो कैजुअलिटी के चांसेस काफी हद तक कम हो जाता है। ये आप भी मानते होंगे। आप अर्ली 20s में जितना फिट रहते हैं, अर्ली 30s में आपका फिटनेस थोड़ा घट जाता है, अर्ली 40s में और घट जाता है, अर्ली 50s में और घट जाता है। साल दर साल फिटनेस घटते जाता है। इसलिए इंडिया को चाहिए एक स्ट्रॉन्ग नौजवान। तो आप बोलिएगा फिर परमानेंट कमीशन को भी 4 साल कर दीजिए भाई। देखिए, कोई भी फॉलोअर्स को, कोई भी ग्रुप को लीड करने के लिए एक एक्सपीरियंस तजुर्बावान एक लीडर चाहिए होता है। तो परमानेंट कमीशन वही लीडर्स हैं। चाहे वो राष्ट्राध्यक्ष की बात करें, चाहे वो सेनाध्यक्ष की बात करें, कोई भी टीम के लीडर की बात करें, वो तजुर्बा उनके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि और दोनों एक दूसरे के साथ समक्ष हैं, क्योंकि विदाउट लीडर जवान कुछ नहीं कर सकते और विदाउट जवान लीडर कुछ नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल हैं। तो यहीं से इसीलिए अग्निपथ स्कीम को लाया गया। पहला, बजट में कट किया जा सके जिससे उस बजट से अत्याधुनिक हथियार खरीदा जा सके, और दूसरा, एवरेज एज को कम किया जा सके। तो इसीलिए 17.5 से 21 के बीच में एडमिशन लेंगे, 25 में बाहर आ जाएंगे, तो एवरेज जवान का एज कितनी होगी? 23 से 24 के बीच में। परमानेंट कमीशन का जितना एज होगा, एक डिवाइड एंड एवरेज करने से 26-27 के एज में वो हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या था? एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट पॉइंट मेरा है नेशनल सिक्योरिटी, दूसरा पॉइंट है मेरा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें दोस्तों, तो इंडियन आर्मी एक रिक्रूटमेंट का, जॉब का एक बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी था इंडियन आर्मी के पास। हर साल हजारों की मात्रा में नौजवान गांव से जाते थे, गांव से शहर से जाते थे इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। अचानक से वही 10 साल का मिनिमम सर्विस पीरियड, मैक्सिमम 14 साल का सर्विस पीरियड घटाकर 4 साल कर दिया गया है, तो स्टूडेंट्स को एक भारी चोट पहुंचा है। तो इसका उपचार क्या है? देखिए, होम मिनिस्टर की तरफ से यह बोला गया है, डिफेंस की तरफ से यह बोला गया कि 10% सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में रिजर्व कर देंगे, असम राइफल में रिजर्व कर देंगे, होम अफेयर्स में रिजर्व कर देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रिजर्व कर देंगे, पीएसयू में रिजर्व कर देंगे। तो ये रिजर्वेशन एक सर्विसमैन के लिए भी था, लेकिन ये देखा गया है कि जहां पे एक सर्विसमैन के लिए जहां पर 5%, 3% रिजर्वेशन था, वहां पे महज 0.25%, 0.35, मतलब बहुत ही कम परसेंटेज में एक सर्विसमैन गए हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग जाना नहीं चाहते, वो लोग एलिजिबल ही नहीं हो पाए।
कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से ये बोला गया है कि जो सर्विसमैन, एक सर्विसमैन आते हैं और कंपीट करते हैं तो उनका जो क्वालिफिकेशन है, उनका जो एलिजिबिलिटी है, हमारा क्राइटेरिया से मैच ही नहीं करता, वो इस जॉब के लिए फिट ही नहीं हो पाते कि उनको हम लोग ले पाएं। तो क्या सेम चीज अग्निवीरों के साथ भी होने वाला है? ये भी सोचने वाली बात है दोस्तों। तो सरकार को भी ये एश्योर करना होगा कि 25% अग्निवीरों को तो सरकार में ही, आर्मी में ही एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। स्कीम अच्छा है। स्टार्टिंग मंथ में अग्निवीरों को फर्स्ट ईयर का सैलरी है 30,000, सेकेंड ईयर का सैलरी है मंथली 33,000, थर्ड ईयर का मंथली सैलरी है 36,000, फोर्थ ईयर का मंथली सैलरी है 40,000, और रिटायरमेंट के बाद यानी कि 4 साल के बाद लगभग 11,71,000 उनको इन हैंड मिलेगा। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि पहले उनका जॉब था 10 से 14 साल, अब वो घट के 4 साल में आ चुका है। तो एक इनसिक्योरिटी का बात तो है, इस चीज को हम लोग नकार नहीं सकते। और सरकार को ये एश्योर्ड करना होगा, जो लोग बात कर रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से हम लोग बातचीत करेंगे, पूरा करिकुलम को सेट करेंगे, तो ऐसा ना हो जाए कि एक सर्विसमैन जैसा ही फिर अग्निवीरों को बीच में लटकना पड़े, जॉब के लिए दर दर भटकना पड़े, ऐसा ना हो जाए। तो और उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी थी बहुत ज्यादा, क्योंकि 10-15 साल नौकरी कर लिए हैं तो अच्छा खासा अमाउंट जमा कर लिए होंगे। हाँ, इनके पास भी होगा 10-12-15-20 लाख इनके पास भी होगा, लेकिन एक सिक्योरिटी आपको भी देना होगा। वो जब इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम लोगों को भी एश्योरेंस देना होगा इस चीज का। तो सरकार की तरफ से 4 स्टेप लिया जा सकता है। 4 स्टेप क्या क्या है? सबसे पहला है कि सरकार को ये एश्योर करना होगा कि हर साल जैसे अग्निवीरों का रिक्रूटमेंट होगा, रिटायरमेंट होगा, उसी तरह हर साल स्टेट गवर्नमेंट में जो एश्योरेंस दिया गया है कि रिक्रूटमेंट या रिजर्वेशन अग्निवीर के लिए रहेगी वहां पर, तो हर साल वहां पर भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू रहेगा। ऐसा ना हो कि 2022 में स्टेट पुलिस में ले लिए, फिर 4 साल बाद 2026 में जाकर ले रहे हैं, ऐसा ना हो। हर साल जैसे अग्निवीर का एक साइकिल जैसा है, अग्निवीर आए, 4 साल सर्व किए, निकलते रहे। तो अभी तो फर्स्ट बैच जा रहा है, लेकिन 4 साल बाद क्या होगा? हर साल एक ना एक बैच निकलते जाएगा, 50-60 हजार 70 हजार स्टूडेंट निकलते जाएंगे। तो हर साल ये रिजर्वेशन साइकिल भी चलना चाहिए। हर साल आर्म फोर्सेस में, हर साल आसाम राइफल में, हर साल स्टेट पुलिस में, हर साल पब्लिक सेक्टर यूनिट में, हर साल होम अफेयर्स में, हर साल ये वैकेंसी निकलना चाहिए, हर साल ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलना चाहिए, कहीं से साइकिल ब्रेक ना हो जाए। यही एश्योरेंस सरकार को भी देना होगा कि हमारे नौजवान, हमारे भाई जो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, उनका इनसिक्योरिटी दूर हो, वो सिक्योर फील कर पाए, पहला। दूसरा क्या है, जो वेरियस डिपार्टमेंट की तरफ से बोला जा रहा है कि वो एलिजिबल ही नहीं है, तो सरकार को भी ये एश्योरेंस देना होगा कि आप लोग करंट सिनेरियो के साथ, करंट एजुकेशन सिस्टम में जाकर आज के डेट का जो माहौल है, उस माहौल में उस स्टूडेंट्स को ढालिएगा, नौजवान को ढालिएगा, और जॉब के लिए भी प्रिपरेशन करवाइए कि आके बाहर आके जॉब ले पाए। दूसरा। तीसरा पॉइंट क्या है, यह भी एश्योरेंस देना होगा, मेरा ख्याल है यह भी एश्योरेंस देना होगा। मान के चलिए 100 पोस्ट है, कहीं पर 100 पोस्ट है, 10% रिजर्व है अग्निवीरों के लिए, यानी कि 10 सीटें जो हैं वो रिजर्व है अग्निवीर के लिए। तो ऐसा ना हो कट ऑफ मार्क्स आप रख दिए 90, तो पता चला कि 2 ही स्टूडेंट एलिजिबल हो पाए, तो 10 में से आप 2 सीट लिए, बाकी 8 सीट आप रख दिए कि बोले तो नहीं, स्टूडेंट तो एलिजिबल नहीं है। उस सीट को भी आपको फिलअप करना होगा। आप बोलिएगा नहीं उस स्टूडेंट कितना एलिजिबल होंगे उसका गारंटी हम लोग क्या लें? स्टूडेंट 4 साल आपके पास है, आप मेहनत करके बना रहे हैं उनको, तो आपको इतना गारंटी तो लेना ही होगा। वो अपने जान के गारंटी लेकर देश के लिए लड़ने जा रहे हैं, आपको भी इतना गारंटी लेना होगा कि 4 साल बाद आके उनका जॉब सिक्योर हो, उनके हाथ में गारंटेड जॉब हो उनके पास। तो पहला क्या था, आपको एश्योरेंस देना होगा कि हर साल स्टेट गवर्नमेंट का ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता रहेगा। दूसरा है, करंट सिनेरियो के साथ आपको उनको स्किल करना होगा, जो कि आप लोग बोले भी हैं, सरकार की तरफ से बताया भी गया है कि अत्याधुनिक स्किल सिखाए जाएंगे, टेक्निकल स्किल सिखाया जाएगा। और तीसरा जो है जॉब एश्योरेंस की वो सीट फिलअप कर लिया जाएगा अग्निवीरों द्वारा। तीसरा। चौथा और आखिरी पॉइंट जो है मेरा, कि प्राइवेट सेक्टर जो है
ऐसा कुछ रूल्स लाना जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर, जैसे आनंद महिंद्रा सर ने भी बताया है कि अग्निवीरों के लिए महिंद्रा ऑलवेज वेलकम करेगा अग्निवीरों को। तो इस तरह और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आगे आए हैं। तो एक रूल्स लाना होगा कि इस इंडस्ट्री में इतना प्रतिशत सीट अग्निवीरों के लिए रिजर्व होना चाहिए, और वहां पर भी वो साइकिल चलना चाहिए, कहीं पर वो साइकिल ब्रेक ना हो। ये जो एक सर्कल है कि अग्निवीर में गए, अग्निवीर से बाहर आए, फिर आर्मी में गए, स्टेट पुलिस में गए, वहां पे नहीं हुआ, पब्लिक सेक्टर में गए, वहां पे नहीं हुआ, होम अफेयर्स में गए, ये साइकिल कहीं से ब्रेक ना हो। और ये पूरा साइकिल अगर पूरा चलता रहे तो आई गारंटीड कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहीं पर एब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे। बचे जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो अपना करियर बिजनेस कर सकते हैं, कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, एक मेरे भाई बंधु को भी मैं कहना चाहूँगा जो अग्निवीरों के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, मैं आप लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप 21 साल में जाइएगा, 25 में बाहर आइएगा, आपके पास ट्रेनिंग होगा, आपके पास स्किल होगी, और सबसे बड़ी बात कि आर्मी का जो एक डिसिप्लिन वो आप में होगा, जो बहुत बड़ी बात है। और 25 साल में मान लीजिए एकदम खराब सिनेरियो आपको कहीं नहीं हुआ, फिर भी आप कोई नया टेक्निकल सीख के, आप ऑटोमोबाइल में इंडस्ट्रिस्ट हैं तो ऑटोमोबाइल में 3 साल का डिप्लोमा कर लिए, तो 27-28 में आपको फिर से दूसरा नौकरी आपको मिल जाएगा। टेंशन वाली बात है नहीं। आपके पास 15-20 लाख रुपए भी, उसी पैसे से आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, और 27-28 एज में आप आकर आपका नौकरी भी दूसरा लग जाएगा। तो टेंशन लेने आपको भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि पहला पॉइंट मैंने जो बताया था कि नेशनल सिक्योरिटी, हम लोग को ज़रूरत है अत्याधुनिक हथियारों का, हम लोग को ज़रूरत है एक यंग, एक जुनून, एक फौज का। तो ये भी स्टेप्स ज़रूरी था, लेकिन ये नौकरी वाला एम्प्लॉयमेंट जो 4 पॉइंट्स मैंने बताया वो भी ज़रूरी है। अब आते हैं कुछ ऑब्जेक्शनेबल कमेंट के ऊपर, कुछ ऑब्जेक्शनेबल एक्टिविटी के ऊपर। कुछ स्टूडेंट्स द्वारा या कुछ लोगों द्वारा ये जो कांड किया गया, टोटल 700 करोड़ का नुकसान हुआ इंडियन रेलवे को, 60 से ज़्यादा बोगी जला दी गई, 11 से ज़्यादा इंजन जला दी गई, ये जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ बहुत गलत है। मैं नहीं मानता कोई भी नौजवान जो अपने देश का रक्षा करने के वचनबद्ध हैं, जो देश के रक्षा के लिए कसम खाए हैं, वो अपने ही देश के संपत्ति को ऐसे जला सकते हैं। तो ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। आप प्रतिवाद कीजिए, आप प्रतिरोध कीजिए, आप कानून के दरवाज़ा खुला है आपके लिए, आप शांतिमूलक प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन ट्रेन में आगजनी करना, ट्रक में आग लगा देना, सड़क में तोड़फोड़ करना, बस तोड़ना, ये सब चीज़ें जो है ये सब टेररिस्ट करते हैं। आप लोग देश के सिपाही हैं, सिपाही बनने जा रहे हैं, देश की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, देश के ही संपत्ति को चोट पहुंचा रहे हैं, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी या कोई भी दफ्तर, कोई भी डिफेंस दफ्तर ऐसे जवानों को लेना नहीं चाहेगी जो अपने ही देश के सुरक्षा के लिए अपने ही देश की संपत्ति को जला रहे हैं। तो ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। और एक बहुत ही ज्ञानी गुणी आदमी कोई कह रहे थे कि 4 साल बाद निकल के हो सकता है वो गैंगस्टर बन जाए। तो वो सब मतलब बुद्धिजीवी को, ये वही लोग हैं जो एयर स्ट्राइक पर भी, सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते थे, ये वही लोग हैं। तो ये हाई आईक्यू वाला पर्सन को मैं ये कहना चाहूंगा कि हर साल 1 लाख से ज्यादा नौजवान रिटायर्ड होते हैं, हर साल 1 लाख से ज्यादा आर्मी रिटायर्ड होते हैं। आज के डेट पर 32 लाख आर्मी मौजूद है, रिटायर्ड आर्मी देश में 32 लाख। कितनों ने हथियार उठाया है भाई, कितनों ने हथियार उठाए हैं? सबके पास स्किल है, बंदूक चलाना सब जानते हैं कि बंदूक कैसे चलाया जाता है। कोई उठाया है हथियार? जिन्होंने देश रक्षा के लिए कसम खाए हैं, जिन्होंने भारत माता की जय बोल के कसम खाए हैं, अपने ही देशवासियों को सुरक्षित करने के कसम खाए हैं, वो कभी भी अपने देश के खिलाफ, अपने देश के भाई बहनों के खिलाफ बंदूक नहीं उठाएंगे। तो ये सवाल एकदम आना ही नहीं चाहिए। जिन्होंने ये कहा, मतलब जिन्होंने ये कहा है कि ये हो सकता है गैंगस्टर बन जाए, मेरे ख्याल से उनको दिमागी जांच कराना चाहिए बहुत ही जल्द। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सरकार को भी चाहिए ये जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए, इस पॉइंट्स के ऊपर काम करना, कि एश्योरेंस मेरा भाई बंधु जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी मदद हो, एक इनसिक्योर फील से वो बाहर आ पाएँ। और जो नौजवान ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, आप लोगों को भी ये समझना ज़रूरी है कि देश को भी रिफॉर्म्स चाहिए। हम लोगों को नंबर ऑफ आर्मी, हम लोगों के पास 20, 30, 40 लाख, 1 करोड़ भी आदमी रहे, हम लोग हार जाएंगे अगर हमारे पास अत्याधुनिक हथियार नहीं होगा। और डेटा आपके पास है, 73% बजट सैलरी और पेंशन में जाता है।
महज 11% हम लोग हथियार खरीदने में यूज़ कर रहे हैं। तो इसको बढ़ाना है और हम लोगों को यंग एनर्जेटिक आर्मी भी चाहिए। तो सबको समझना होगा, सरकार को भी समझना होगा, सरकार को भी रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस करना होगा और हमारा यंग जो भाई बहन सुन रहे हैं उनको भी समझना ज़रूरी है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि 71 वर्षीय प्रधानमंत्री जब देश के लिए फिर वोट में खड़े हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, तो फिर हमारा लड़का 24-25 साल में क्यों रिटायर्ड हो रहा है। तो इस बात को आपको समझना ज़रूरी होगा, फैक्ट पे बात करना हो, भावनाओं में नहीं बह सकते। फैक्ट पे बात करना हो कि लीडर हर देश में, चाहे वो आर्मी में, हर देश में हो, चाहे आर्मी में हो, कोई भी डिपार्टमेंट में हो, कोई कंपनी का सीईओ आप देखें, हर जगह कोई भी कंपनी का हेड जो आज के डेट पे कंपनी का हेड है, जो आज के डेट पे लीडिंग पे हैं, चाहे आप आनंद महिंद्रा ले लें, चाहे आप रतन टाटा ले लें, आप थोड़ा नेट में सर्च करके देखिए कि 23-24 साल में वो लोग कहां पर थे। रतन टाटा एज ए वर्कर काम करते थे, आनंद महिंद्रा पहले से सीईओ नहीं बन गए थे। तो एक एक्सपीरियंस का बात है। तो ये तुलना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है कहीं हद से। और एक अंत में बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि सारा जिम्मेवारी इंडियन आर्मी हमारे नौजवानों का भी नहीं है, कुछ जिम्मेवारी हम लोगों को भी लेना होगा। वो क्या है, मैं अक्सर देखता हूं कि बहुत सारा स्टूडेंट्स, मेरे बहुत सारे रिलेटिव, बहुत कोई दोस्त 22 साल की उम्र में शुरू किए थे सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कि हमको प्राइमरी स्कूल टीचर बनना है, किसी को हाई स्कूल टीचर बनना है, किसी को इंजीनियर, सरकारी इंजीनियर बनना है। और 35 साल हो गया, 13 साल से लगे हुए हैं कि हम जाएंगे तो सरकारी नौकरी करेंगे। देखिए, नौकरी से देश आगे नहीं बढ़ता। आपको टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, सरकारी ही बनना है आपको, तो इससे देश नहीं बढ़ेगा। आज के डेट पे मेरे ख्याल से आप जो वीडियो भी देख रहे हैं, आपके हाथ में 90% चांसेस है आपके हाथ में ओप्पो, वीवो, शाओमी, इस सब कंपनी का, रियलमी, इस सब कंपनी का फोन होगा, चाइना का। तो चाइना में जो एंटरप्रेन्योरशिप है, दिवाली का लाइट से लेकर, दिया से लेकर, छोटा खिलौना से लेकर, हर कोई चीज, एक शर्ट का बटन से लेकर, एक टी शर्ट से लेकर, जीन्स पैंट का जिप से लेकर, सेफ्टी पिन से लेकर, हर कुछ चीज वो लोग बना रहे हैं। कोई भी काम छोटा नहीं, अपने ही घर में छोटा छोटा एंटरप्रेन्योरशिप खोल के बैठा हुआ है, सब अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सेल कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। सरकार पैसा उगाएगी नहीं ना कहीं से, पैसे का खेती थोड़ी होता है जी। नौकरी से सरकार का सैलरी जाता है, आता नहीं है। हम अगर आज के डेट पे हाई स्कूल टीचर बन जाएंगे तो सरकार को सैलरी देना ना होगा। हम अगर, तो हम लोगों को भी, हम जो नॉर्मल सिविलियन है, हम लोगों को भी माइंडसेट थोड़ा चेंज करना होगा। हम लोगों को ये हम लोगों को जॉब लेने वाला से जॉब एम्प्लॉयर बनना होगा। हम लोगों को एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बनना होगा। हम लोग एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहता है, प्राइमरी स्कूल टीचर, हाई स्कूल टीचर, कॉलेज के टीचर, इंजीनियर, सरकारी इंजीनियर, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। लेकिन आप अगर कोई स्टार्टअप कीजिएगा, कोई भी इनोवेटिव कीजिएगा, नॉर्मल कुछ भी कीजिएगा, आप स्क्रू ड्राइवर भी बनाइएगा इंडिया में, कि इंडियन कंपनी है स्क्रू ड्राइवर का, छोटा मोटा कुछ भी कंपनी खोलिएगा, 10 लोग को भी रखिएगा आप, तो 10 जन का आप नौकरी दिए ना, आपसे 10 जन का नौकरी मिला ना, आपको देश को भी कुछ जीडीपी में कुछ मदद मिला ना। तो इसी तरह से देश आगे बढ़ता है। देश का इकोनॉमी बढ़ेगी तो ही देश आगे बढ़ेगा। कल के डेट पर इकोनॉमी और ज्यादा फ्लरिश होगा तो आर्मी को, अग्निवीरों को और ज्यादा सैलरी हम लोग दे सकेंगे, अग्निवीरों को और अच्छा सुविधाएं हम लोग दे सकेंगे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज्यादा अच्छा होगा, देश और ज्यादा सिक्योर्ड होगा और ज्यादा प्रोस्परस होगा। तो हम लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। सारा कुछ चीज़ें आर्मी के कंधे पर, सारा कुछ चीज़ें प्रधानमंत्री को गलिया दिए, मुख्यमंत्री को गलिया दिए, किसी और को गाली दे दिया, अरे वो क्या कर रहा है, वो क्या कर, हम खुद क्या कर रहे हैं वो भी देखना जरूरी है। क्या हम लोग अपना कर्तव्य पालन किए हैं? हम लोग को भी कुछ फर्ज बनता है ना इस देश के लिए, कि हम लोग बस बोलते ही रहेंगे इनके बारे में, उनके बारे में। तो एम्प्लॉय ना बने, एम्प्लॉयर बने। जॉब लीजिए मत, जॉब देने के प्रयास कीजिए। अगर आपको मेरा बात मतलब थोड़ा भी इम्पैक्ट करे तो सोचिएगा ज़रूर। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।